नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, एक लंबा समय बीत गया है। इस चैनल पर सोमवार के सोमवार केवल शॉर्ट वीडियो आजकल आ रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो कि मेरे जितने भी ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं उनके लिए इस प्रश्न का बड़ा ही महत्व है। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक प्रश्न आया कि हम आपके प्राच्य ज्योतिष विज्ञान वाले चैनल को देखते हैं, आपके सारे कार्यक्रम जो दूसरे चैनल पर भी है वो भी देखते हैं। ज्योतिष में हमारी गहरी रुचि है, ये आम आपके ही सब प्रश्न हैं। अगर हमें किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करना हो तो हमें सबसे पहले कुंडली में क्या देखना है और कुंडली को कैसे देखना है। प्रिय दर्शकों, ये ऐसा प्रश्न है जिसे मैं कह सकता हूं कि जितने भी ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, जिनकी रुचि जन्म कुंडली अध्ययन में है, उन सभी के लिए यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप यदि जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं, आपके सम्मुख जन्म कुंडली किसी की भी आ रही है, तो आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली का 12वां भाव, 9 के 9 ग्रह, उनके अंश, नौमांश, षडबल में ग्रहों की स्थिति कैसी है, यह सब कुछ देखना बेहद आवश्यक है। लेकिन यदि आप जन्म कुंडली अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाता हूं, उसे समझिए। प्रिय दर्शकों, देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं, सदैव कहता हूं, जन्म कुंडली अध्ययन एकदम से किताबी ज्ञान से हटकर प्रैक्टिकल का विषय है। यह बात कभी मत भूलिए कि जन्म कुंडली अध्ययन किताबी ज्ञान से हटकर प्रैक्टिकल और केवल प्रैक्टिकल है। जब तक आप 100, 200, 400 जन्म कुंडलियों का अध्ययन नहीं करेंगे और वो भी बारीकी से ग्रहों की स्थिति को कहीं कागज पर नोट नहीं करेंगे, तब तक आप जन्म कुंडली का अध्ययन भली भांति नहीं कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप केवल अपने बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि यहां से भी जन्म कुंडली अध्ययन को नहीं सीखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर मैं भी अपनी कुंडली को देखता हूं तो मुझे भी उसमें सब कुछ अच्छा ही दिखाई पड़ता है। स्वाभाविक है, हम अपनी कुंडली में सदैव हमारा जो मस्तिष्क है उसका काट ढूंढने में लग जाता है और उसका काट हमें मिल भी जाता है। जबकि हम किसी और की कुंडली देखते हैं तो उसमें हम तटस्थ रहते हैं और उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ हमें प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए भी कहा गया है कि अपने, विशेष करके आपको अपने और अपने बच्चे की कुंडली से तो बचना ही चाहिए, नहीं ही उसको देखना चाहिए। पर फिर भी अभ्यास के लिए प्रायः लोग अपनी ही कुंडली, क्योंकि आप अपने से बेहतर किसको जानते हैं। अब जाहिर सी बात है, यदि कुंभ लग्न की चर्चा करनी हो, मिथुन लग्न की चर्चा करनी हो, तुला लग्न की चर्चा करनी हो, धनु लग्न की चर्चा करनी हो, अगर आप इस लग्न के हैं तो जाहिर सी बात है इस व्यक्तित्व को जो खुद पर आजमा सकता है, कहीं और कहां आजमा पाएगा। 100% गारंटी तो खुद पर ही ली जा सकती है, इसलिए प्रायः व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली देखता है। परंतु आइए मैं आपको एक मूल सूत्र समझाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में आप खुद को ही ले लीजिए, हर व्यक्ति किन 2 चीजों के पीछे भाग रहा है। सबसे पहले तो वो धन के पीछे भाग रहा है, सुख के पीछे भाग रहा है। इसके अलावा व्यक्ति कहीं नहीं भाग रहा। आपको एक मैं कमाल की बात बताऊं, सामुद्रिक शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि अगर आप हस्तरेखा अध्ययन करना सीखना चाहते हैं तो आपको पहला मूलभूत सूत्र याद रखना है कि हथेली को देखते ही सबसे पहले गुरु पर्वत को और शुक्र पर्वत को देखिए। बड़ा गंभीर रहस्य है, ये सामुद्रिक शास्त्र के विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं कि गुरु पर्वत को और शुक्र पर्वत को देखिए। हथेली में गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत को आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि पूरी हथेली का विश्लेषण एक बार में कर सकते हैं। और यही बात जन्म कुंडली पर भी लागू होती है। प्रिय दर्शकों, इस चकाचौंध भरे
युग में, इस कलि युग में अगर गौर करें तो जहां युवा वर्ग बुरी लतों का शिकार हो रहा है, वहीं आप बड़ी संख्या में, मैं युवाओं से मिलता हूं और अचंभित होता हूं जब वो ये कहते हैं कि मैं रात्रि में बैठ करके फलाने मंत्र का इतनी, आपने बताया था इतनी संख्या मैंने जप की है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे युवाओं से मिल करके कि उनकी सोच बिल्कुल अलग होती जा रही, क्योंकि वो धीरे धीरे जान गए हैं कि कहीं ना कहीं ठहराव तो लेना ही होगा और वो धर्म के साथ जुड़ करके ही है। देवगुरु बृहस्पति धन के भी कारक हैं और धर्म के भी। जन्म कुंडली में यदि किसी के देवगुरु बृहस्पति कैसी स्थिति में है ये पता चल जाए, देखिए अब आप कहेंगे कि शास्त्री जी आज तक आपके कार्यक्रमों को देखते रहे हैं, औरों के भी कार्यक्रमों को देखते रहे, वहां तो सदैव ये कहा जाता है कि लग्न को देखिए। प्रिय दर्शकों, लग्न वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे बाकी की सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। लग्न अर्थात कौन? आपके सन्मुख बैठा व्यक्ति जिसकी कुंडली का आप निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए ज्योतिष कितना अद्भुत है, आप जरा गौर करिए। आप हर व्यक्ति को देखिए, अब यह भी तभी संभव है जब प्रैक्टिकल किया जाए, 100 200 400 लोगों से मिला जाए। आपकी नजर जैसे ही सामने वाले के चेहरे पर पड़ेगी, उसके चेहरे की चमक, उसका तेज बता देगा कि उसके लग्न की स्थिति क्या है। समझ गए आप बात को? मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि पूर्णतः यह प्रैक्टिकल का विषय है। खाली मेरे बता देने से कि ये दो मूलभूत सूत्र याद कर लीजिए, आप जन्म कुंडली का अध्ययन कभी नहीं कर पाएंगे। अब आप बहुत सी जन्म कुंडलियों का जब अध्ययन करते हैं तो सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे को देख करके आपको समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अर्थात लग्न किस स्थिति का है। तो लग्न तो प्रथम दृष्टया सामने बैठा ही है आपके, वो तो बिना जन्म कुंडली खोले आपके सन्मुख है। अब बारी आती है देवगुरु की और शुक्र की, तो सवाल खड़ा होता है कि शास्त्री जी इसे भी क्यों देखना, क्योंकि सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे में अगर चमक है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, उसका रहन सहन बता देता है कि वो कैसा व्यक्तित्व लिए हुए है, तो क्या हम इससे शुक्र और गुरु को भी नहीं भांप लेंगे? बिल्कुल भांप लेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली में अगर लग्नगत गुरु हो, लग्नगत गुरु की पहचान आप जानते हैं क्या है? लग्नगत गुरु की पहचान है व्यक्ति अगर लंबा भी है तो वो फैल जाएगा, मोटा दिखाई पड़ेगा, उसका पेट बाहर निकल आएगा। ये गुरु की पहचान है, लग्नगत गुरु की ये अकाट्य पहचान है। चेहरे पर चमक, लंबाई थोड़ी कम महसूस होगी, ऐसा प्रतीत होगा कोई भारी भरकम व्यक्ति, मतलब लंबाई भी होगी तो मोटाई के चलते उस व्यक्ति देखने में छोटा दिखाई पड़ेगा। ये भारी गुरु बना देते हैं। राहु लग्न में हो तो व्यक्ति के दांत अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, दांतों के बीच छेद आपको दिखाई पड़ेगा, दो दांतों के बीच। तो ये ग्रहों की अपनी एक पहचान है। लेकिन किस भाव में बैठे हैं गुरु, मान लिया जाए किसी की कुंडली में गुरु बली है, तो जब हम भाव को देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में है क्या। मैंने गुरु और शुक्र को ही देखने के लिए क्यों कहा, इसे समझने का प्रयत्न करिए। जैसे ही सामने बैठे व्यक्ति को आपने देखा, आपको उसके व्यक्तित्व का कमोबेश अंदाजा होना चाहिए। इतना मनोविज्ञान तो एक ज्योतिषी को आना ही चाहिए कि सामने बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक बार में ही वो भांपे और फिर इसके बाद उसके गुरु को देखें। गुरु कौन है? गुरु है ऊंचाई, गुरु है ऊंचाई, आशा। अगर व्यक्ति के अंदर आकांक्षा नहीं होगी, आशा उसके अंदर जागृत नहीं होगी कि मुझे ये चाहिए होगी, मुझे भी ये मिलता तो अच्छा होता, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन काल में। और फिर जैसा मैंने कहा कि मैं आजकल देख रहा हूं कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में धर्म से जुड़ा हुआ है और कई तरह के वो मंत्र जप इत्यादि से लेकर के, और मैं सामान्य घरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े घर के बच्चों की बात कर रहा हूं जहां माता पिता धनवान है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें तो ऐसा समझ में आता है कि वो तो बस पीने खाने वाले, मौज मस्ती करने वाले, पब में जाने वाले ही होंगे। ऐसा नहीं है। परिवारों का संस्कार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जप कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा धन कमाए हैं और वो साधना से भी जुड़े हुए हैं। तो गुरु अगर कुंडली में बली है तो इसका, या गुरु की अच्छी स्थिति है कुंडली में, तो इसका एक मतलब तो तय है कि इस व्यक्ति के अंदर आशा है, इसकी आकांक्षा है, आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है और साथ ही साथ ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी है। अब आपके पास एक पॉइंट सिद्ध हुआ,
अब बारी आती है शुक्र की। हो सकता है केवल गुरु बली हो उस जातक का, तो वो बहुत ज़्यादा धन जुटाने की तरफ न जाए, तो धन जोड़ेगा नहीं तो धनवान कैसे बनेगा। वो कमाया और दान दे दिया तो धनवान कैसे बनेगा। तो उसके शुक्र को देखिए कि उसके शुक्र से ये पता चल जाएगा कि उसकी महत्वाकांक्षा कैसे। और यही सामुद्रिक विद्वान भी कहते हैं कि इन्हीं दो बातों से पता चल जाता है कि व्यक्ति की सोच क्या है। इससे एक और बात आपको समझनी चाहिए कि व्यक्ति की सोच ही उसके जीवन की कहानी बताती है आपको। सामने बैठा व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे में वो तेज नहीं दिख रहा, वो चमक नहीं दिखाई पड़ रही है आपको। और कुंडली खोला तो पता चला कि गुरु की स्थिति कोई बहुत खास नहीं है। शुक्र को देखा तो पता चला शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति केवल बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। उसकी कुंडली में मंगल का बल होगा या राहु का प्रभाव होगा, वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, करने वाला नहीं है। इन दो ग्रहों को समझ लीजिए, और समझ लिया तो आप विश्वास मानिए कि जन्म कुंडली को समझना अब भी के अभी प्रारंभ कर देंगे। फिर बारी आती है जहां लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि फिर बाकी के ग्रहों का मतलब ही नहीं रहा। आपको याद होगा मेरे दूसरे वाले चैनल पर मैंने बहुत पूर्व में एक वीडियो बनाया था और कहा था कि ज्योतिष के जो विद्वान, जिन गुरु जनों से मैंने सीखा और पढ़ा है, वो कहा करते हैं कि जन्म कुंडली का एकमात्र कोई मुख्य ग्रह होता है, उसे चुन लो, उसे समझ लो, और फिर तुम पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ लोगे। और ये बड़ा जबरदस्त रहा है। मैं तो इसे हमेशा आजमाता हूं और उसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक बार में समझ जाता हूं। फिर आप जो भी प्रश्न पूछते रहिए, उस सब सारे प्रश्नों का जवाब वो ग्रह दे देता है। लेकिन जब आप शुरुआती दौर में हैं, जब तक आप ग्रह का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दो ग्रहों को अवश्य देखिए। और साथ ही साथ लग्न अर्थात सामने बैठा व्यक्ति। आपका प्रश्न था कि कैसे जन्म कुंडली को हम समझने का प्रयत्न करें, तो बस यही विधि है। और प्रयास करिए कि अपनी जन्म कुंडली और अपने बच्चे की जन्म कुंडली को देखने से बचिए। वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वहां केवल और केवल पॉजिटिव चीजें ही आपको दिखने लगती हैं। वहां आपका दिमाग नेगेटिव चीज देख ही नहीं पाता, इसीलिए कुंडली का विश्लेषण ही पूरा गलत हो जाता है। तो आप जब भी कुंडली को किसी के लीजिए, सामने बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखिए और गुरु और शुक्र की स्थिति को देखिए। विश्वास मानिए, गुरु अगर अच्छी स्थिति में है, शुक्र यदि अच्छी स्थिति में है, अब मान लिया जाए कि किसी की कुंडली में दोनों ही ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो सीधा सा मतलब है कि आपके सामने बैठे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहने वाला है। तो फिर इसका एक मतलब और निकल आता है कि जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, उसके जीवन में संघर्ष नहीं होगा। नहीं, संघर्ष के बिना तो जीवन में सफलता ही नहीं है। परंतु जिसकी कुंडली में गुरु और शुक्र बेहद कमजोर स्थिति में या बहुत अच्छे भाव में वो प्लेसमेंट नहीं लिए हुए हैं, वो महत्वाकांक्षा करेगा जरूर, लेकिन एक समय के बाद जब वो थकेगा, प्रयत्न के बाद उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आशा छोड़ देगा। और आपकी सफलता का राज ही है आशा जीवित रहे, आपकी महत्वाकांक्षा जीवित रहे। अगर ये बेस जागृत है आपके मन में, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। तो आशा करता हूं ये प्रश्न, जो कि बड़ा ही अद्भुत था और समझने योग्य था, इसे आप समझेंगे। और अब जन्म कुंडली जब भी खोलेंगे, इन दो ग्रहों पर नजर डालिए और सामने बैठा व्यक्ति लग्न है, उसे समझ लीजिए कि मैं लग्न को देख रहा हूं सामने बिठा करके, और अब दो ग्रहों को देखना है मुझे कुंडली में। आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।